हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी 171 डिजास्टर मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर, जो आपके आने वाले टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में हमने कंप्लीट बुक के क्वेश्चंस को लिया है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। तो आप कंप्लीट पेपर को अच्छे से प्रिपेयर के जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बेटर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, जिसके लिए आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन का 20 मार्क्स होगा और आप पेपर को 400 वर्ड्स में लगभग लिख सकते हैं, जो कि 4 से 5 पेज में आ जाएगा। और जो आपका सेक्शन क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए और बी, और हर एक सेक्शन से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस को करने होंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजास्टर एंड डिस्कस मैन मेड डिजास्टर्स। इस क्वेश्चन में आपको डिजास्टर का डेफिनेशन बताना है, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। बाद में 2 जो टाइप के डिजास्टर होते हैं, नेचुरल मैन मेड, दोनों को एक्सप्लेन करना है। और फिर बाद में जो सेकंड पार्ट है, डिस्कस मैन मेड डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स को एक्सप्लेन करना है और कौन से टाइप के मैन मेड डिजास्टर होते हैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। डिजास्टर का डिफिनेशन: डिजास्टर ऐसा कैलेमिटी होता है, कोई ऐसा मिसअप होता है जो किसी एरिया में सफरिंग करता है, एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस किसी भी वजह से हो सकता है, प्रॉपर्टी का डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, और ऐसे मैग्नीट्यूड का होता है, ऐसे लेवल का होता है जिससे वहाँ के लोकल रिसोर्सेज से लोगों को कॉप अप कर पाना मुश्किल हो पाता है। उसके लिए एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायर्ड होती है। एक डिफिनेशन हो गया, एक 2 डिफिनेशन और अपने बुक से कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर होते हैं। नेचुरल, जो किसी भी फिजिकल फेनोमेना जैसे जियोलॉजिकल या फिर वो हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, इन सब की वजह से जितने भी डिजास्टर्स हो गए वो हो गए। उसका मैन मेड में आपको एक्सप्लेन करना है, जो ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास होते हैं, जिसमें ह्यूमन का रोल रहता है, वो डिजास्टर हो गए मैन मेड डिजास्टर्स। इसके बाद बताना है आपको डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट है। जैसे इसमें जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ होता है वो चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, इकोनॉमिक और सोशल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, लाइवलीहुड का लॉस हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। इन सारे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, डिजास्टर का इम्पैक्ट में हो सकता है। इसके बाद आपको मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, या इसका डिफिनेशन सबसे पहले बताना है कि ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास ह्यूमन का रीजन से जो रिसोर्स डिजास्टर्स होते हैं वो हो गया मैन मेड डिजास्टर। इनमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आ जाता है। अब कौन कौन से मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया कम्प्लेक्स इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि वायलेंस हो और जिसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, और इसके मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोल सकते हैं, अथॉरिटी का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल हेल्प या इंटरनेशनल हेल्प की रिक्वायर्ड हो गया कम्प्लेक्स इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट है फैमिन। फैमिन होता है फूड का इशू, फूड शॉर्टेज हो जाना। इसका रूट कॉज कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ड्राउट, कॉन्फ्लिक्ट या इकोनॉमिक इफेक्ट, जिसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो गया किसी एरिया में, और इसके लिए एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायर्ड है। फिर है नेक्स्ट है डिस्प्लेस पॉपुलेशन, मीन्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाना कि वो उनका वापस आने का इंटेंशन नहीं है। इसके काफ़ी दूसरे रीजन भी होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। एक ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें केमिकल या कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, और इसमें मेनली 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हो कि एयर हो गया, रेलवेज़ हो गया, वाटरवेज और जो रोडवेज़ हो गया। इन सभी का से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इनमें जो एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इसमें मेनली 3-4 टाइप के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जैसे केमिकल, न्यूक्लियर और माइन एक्सप्लोजन, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचुरल डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और ये बताना है कि इंडिया में इन सभी डिजास्टर को होने के कितने चांसेज हुए, कौन से एरियाज़ हैं जो इनसे इम्पैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहला नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक डिफाइन करते हैं कि वायलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और रिजल्ट होता है एक अर्थ क्रस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने से। और अर्थक्वेक
प्रोन एरिया की हम बात की जाए तो इंडिया में 12% एरिया वेरी सीवियर अर्थक्वेक का प्रोन है, 18% सीवियर अर्थक्वेक, और जो 25% एरिया है वो डैमेजेबल अर्थक्वेक का प्रोन है। इंडिया में जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स की बात की जाए तो अंडमान निकोबार, कच्छ, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया अर्थक्वेक का काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। और इंडिया में जो अर्थक्वेक आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले, उनका एक बड़ा रीज़न है कि इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, अप्रॉक्स रेट है जिसका 47 मिलीमीटर पर ईयर। नेक्स्ट है सुनामी। तो सुनामी होता है एक वाटर वेव का सीरीज़ जो समुद्र से लैंड पे आ जा रहा है और नियर बाई एरिया को अफेक्ट कर रहा है। और इसमें मेनली जो रीज़न होता है वो होता है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनिक इरप्शन हो गया, उसकी वजह से सुनामी आता है। और इंडिया में जो सी फेसिंग या सी शोर वाले एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो उन सभी को इफेक्ट होने के चांसेस सुनामी से है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड होता है किसी पार्ट ऑफ लैंड का एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा चंक में सॉइल के साथ इरोड हो जाना, वो लैंडस्लाइड कहलाता है। और ये जनरली माउंटेनियस रीजन्स में ही होते हैं, जैसे कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो हिमालय से फॉर्म करता है, उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो ये रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी का, तो ये सारे जो एरिया है 15% इंडिया का लैंड मास को कवर करता है। तो इसकी वजह से भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड के प्रोन है। ये जनरली रेनी सीजन में होता है। नेक्स्ट है फ्लड। फ्लड होता है वाटर बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर ओवरफ्लो हो जाना, जो जिसकी वजह से उसके जो नियर बाई एरिया है वो अफेक्ट हो जाते हैं। और इंडिया में का जो फ्लड से अफेक्टेड एरिया है वो इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो हर साल काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन करते हैं। थर्ड नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन होता है समुद्र में कहीं लो प्रेशर का एरिया बन जाना, जो कि धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो जाता है और अपने साथ वो वाटर कैरी करता है, और जिसकी वजह से वो जब लैंड पे फॉल होता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो इससे भी इंडिया में हर साल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और इसमें मेनली जो हमारे सी कोस्टल रीजन्स वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। ये हालांकि काफ़ी आगे तक भी बढ़ जाता है, कभी कभी साइक्लोन लैंड एरिया पे भी इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो डैमेज होता है वो कोस्टल एरिया वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, कहता है हाईलाइट द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है उसका रोल को एक्सप्लेन करना है जब कभी कहीं भी डिजास्टर होता है, या फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट करे, एक स्टेट में करे, या एक से ज़्यादा स्टेट में जब अफेक्ट करे कोई भी डिजास्टर, तो इन सभी का क्या क्या रोल होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल के जो मिनिस्टर होंगे या उसके डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी का काम है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ डिजास्टर्स के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उन सभी से रिकमेंडेशन ले कि क्या क्या वहाँ कितने इश्यूज़ हैं डिजास्टर से सबके, या कौन से डिजास्टर आने के चांसेस हैं वहाँ, इन सभी के लिए मतलब प्री डिजास्टर में इनको रिकमेंडेशन लेना है। और सेकंड काम है इनका कि उसके हिसाब से फंड्स का अलोकेशन करना, और साथ ही साथ जब भी कहीं स्टेट गवर्नमेंट है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना जब भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ये कोई भी डिजास्टर होता है उन केस में ये नोडल एजेंसी होते हैं, और एक किसी भी क्राइसिस के लिए एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे मेन काम होता है डिजास्टर में स्टेट गवर्नमेंट का ही, क्योंकि किसी भी स्टेट या दो स्टेट कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को ही कोई भी टास्क लेना पड़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड करता है कि आपको उन स्टेट को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, सभी मेजर्स को प्रिवेंशन करने के लिए जो भी मेजर्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है, और साथ ही साथ जितने भी एजेंसीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि कैसे सभी को कोऑर्डिनेट करें। थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको स्टेट
डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उस डिजास्टर मैनेज करने के लिए फोर्थ है, अगर कहीं डिजास्टर एक से दूसरे स्टेट में आ जाता है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि कोई भी डिजास्टर एक से ज़्यादा स्टेट में आ गया, तो उस केस में उन दोनों स्टेट्स के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होंगे वो कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट से की हेल्प से डिजास्टर को कंट्रोल करने का काम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिजास्टर को हैंडल करने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, सो दैट कि उसका जो इम्पैक्ट हो वो सब कम से कम हो। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब ही है कि कोई भी एक चीज़ आने से पहले हम क्या क्या करते हैं। मतलब अगर डिजास्टर आने से पहले अगर हमें पता चल जाए या अगर हमें पता है कि इस एरिया में डिजास्टर आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या क्या एक्शन लें, सो दैट कि जब एक्चुअल डिजास्टर आए तो उससे पहले हम उसका रिकवरी कर ले, उसका जो सो दैट कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। और डिजास्टर की जो प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टारगेट ओरिएंटेड में हम मेनली प्रिपेयर करते हैं वनरेबल ग्रुप जो है, जैसे कि बच्चे हो गए, वीमेन हो गई, बूढ़े लोग हो गए, डिजेबल्ड लोग हैं, उनको कैसे मिनिमम से मिनिमम इफ़ेक्ट हो जब डिजास्टर आए, और उनको मिनिमम टाइम में हम कैसे वहाँ से बाहर डिजास्टर से बाहर निकाल सकें। और इसमें लाइफ स्टॉक का भी हम प्रिपेयर करते हैं और लॉन्ग हेल्थ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड हम इसमें प्लानिंग करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, सो दैट कि उसका जो डिजास्टर है उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। नेक्स्ट है टास्क ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस। इसमें हमें उस टास्क को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि कौन कौन से टास्क हमें इन ऑर्डर करने होंगे जब भी कोई डिजास्टर आता है। जैसे कि प्लानिंग हो गया, डिजास्टर टास्क का फॉर्मेशन हो गया, लोगों को अवेयर करना या फिर जो रिक्रूट करना लोगों को, ये सभी आ जाते हैं टास्क ओरिएंटेड में। नेक्स्ट है डिजास्टर ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस। इसमें हम एक पार्टिकुलर डिजास्टर को लेके प्रिपेयर करते हैं कि कौन जो भी डिजास्टर अगर कोई भी डिजास्टर है तो उसके साथ हम कैसे कॉप अप करेंगे। इसमें भी 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल होता है कि पार्टिकुलर डिजास्टर के लिए होता है कि अगर एक डिजास्टर है तो हम उसका जो इम्पैक्ट है उसका कम कैसे करेंगे, ये हो गया। और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल, जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, या फिर इंश्योरेंस ले होना, ये सब चीज़ें हैं नॉन स्ट्रक्चरल में, सो दैट कि अगर डिजास्टर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट कम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, राइट अ नोट ऑन डैमेज असेसमेंट प्लान फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स। या दूसरा तरीका से पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर डैमेज असेसमेंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको हम कैसे एसेस करेंगे कि किसको कितना इम्पैक्ट हुआ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हाउसिंग को कितना इम्पैक्ट हुआ, लोगों का कितना लाइफ गया, इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट हुआ, हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट हुआ, इससे लोगों को कितना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हुआ, या फिर वीमेंस पे कितना इम्पैक्ट हुआ। इन सभी का इम्पैक्ट हम मेनली देखते हैं असेसमेंट में, उसका एसेस करते हैं कि कितना कितना सभी पे इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले एसेसिंग लॉस एंड डैमेज टू ह्यूमन लाइफ चेक करेंगे कि कितने लोग उस पार्टिकुलर डिजास्टर से कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग का डेथ हो गया, कितने लोग परमानेंट मिसिंग है। और इसके लिए हम जनरली एज के हिसाब से हम बाद में एसेस करते हैं, और ये काफ़ी मीडिया सब में पब्लिश भी होता है। सेकेंड है एसेसिंग डैमेज टू हाउसिंग। उसमें चेक करेंगे कि हम कितने बिल्डिंग्स, कितनी फैमिलीज़ के घर ये सब डिस्ट्रॉय हो गए उस पार्टिकुलर डिज़ास्टर से। इसके लिए फोटोग्राफिक सर्वे भी होता है। थर्ड है एसेसिंग डैमेज टू कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का कितना डैमेज हुआ। साथ एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए जो सर्विसेज हैं
उसके लिए जो बिल्डिंग्स है उनका कितना डैमेज हुआ ये भी हम चेक करते हैं। थर्ड है डैमेज टू इन्वायरमेंट, जिसमें हम चेक करते हैं सॉयल ट्रीज ये सब कितना डिस्ट्रॉय हो गए, कितना पोल्यूशन बढ़ा, इन सभी को हम इसमें एसेस कर। नेक्स्ट है एसेसिंग लॉस टू लाइवलीहुड। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो लोगों को लाइवलीहुड के थे ऑप्शंस उनका कितना लॉस हुआ, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया। जनरली सुनामी में जैसे जो मछुआरे होते हैं उनका लॉस हो जाता है, अर्थक्वेक में भी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस होता है, हेल्थ केयर का कितना लॉस हुआ, इन सभी को हम इसमें चेक करते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हम क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है किसी भी डिजास्टर का वो हेल्थ पे ही होता है कि उसकी वजह से वाटर फैसिलिटी ख़राब हो गई, वहाँ का काफ़ी लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले गए, तो इन सभी से हेल्थ पे इम्पैक्ट हो गया। नेक्स्ट है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकली कितना लोगों को अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में सब में चले गए काफ़ी लोग, तो उनको हम एसेस करते हैं। और लास्ट असेसमेंट जो होता है वो इम्पैक्ट ऑन वीमेन कितना हुआ, ये जेंडर बेसिस पे एक असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, कहता है इलेबरेट द डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वनरेबिलिटी को डिफाइन करना है कि वनरेबिलिटी होता क्या है, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज से कितने हम वनरेबल है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या वनरेबिलिटी है, और हमारे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट से एरिया हैं वो क्लाइमेट चेंज से कितने ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्लाइमेट चेंज से वनरेबल वो ज़्यादा हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या चेंज से जिनको ज़्यादा इशू है, चेंज होते ही वो सर्वाइव करना मुश्किल हो पाता है, वो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वनरेबल है। और वनरेबिलिटी होता है कि कोई भी चीज़ से आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और अभी भी का टाइम ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा इशू है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम उससे बोल सकते हैं जो वर्ल्ड के ज़्यादा सेंसिटिव ये एरिया हैं, जैसे अंटार्कटिका का में जो आइसबर्ग्स हैं, अमेज़न की रेन फॉरेस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। अब आते हैं नेशनल लेवल पे, तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से वनरेबल है, क्योंकि इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो क्लाइमेट पे डिपेंड है। जैसे कि इंडिया का काफ़ी जो 65% एरिया है वो ड्राउट प्रोन है, और हमें फ्लड प्रोन भी हम काफ़ी ज़्यादा हैं, साइक्लोन से भी हम प्रोन हैं। और साइक्लोन से इसलिए क्योंकि हमारे पास 700 किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन है, जो हमारे नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं क्लाइमेट चेंज से, ग्लेशियर है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट भी हमारे पास, इसकी वजह से हम इंडिया क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। और कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं क्लाइमेट चेंज, ये हम बोल सकते हैं जो कोस्ट लाइन एरिया है वो हो गया, डेल्टा रीजन जो इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा रीजन वो फ्लड से हो गया, और जो सेमी एरिड रीजन है इनमें भी फैमिन का इशू है। और नेक्स्ट अपना रीजन है इंडिया का इंडियन हिमालयन रीजन, जो वेस्ट और ईस्टर्न हिमालय काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में आपको डिजास्टर और डेवलपमेंट में रिलेशन बताना है कि डिजास्टर डेवलपमेंट से कैसे एसोसिएटेड है। तो अगर हम देखें तो डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट भी होता है और डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर भी होता है, तो ये काफ़ी इंटर रिलेटेड है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये काफ़ी बार देखा गया है कि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसकी वजह से डिजास्टर आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम जो कभी डिजास्टर आता है तो हमें एक देता है डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी कि हम दोबारा से उसे डेवलप कर सकें। इसमें आपको डेवलपमेंट से क्या क्या डिजास्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब डिजास्टर कैसे हो सकता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। पहले आप बता सकते हो कि डेवलपमेंट हम करते हैं उससे हम ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, डिजास्टर हम प्रोन हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए अर्बन डेवलपमेंट, या फिर डैम या
लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, जैसे कि जिसकी वजह से हम वेजिटेशन को काट कर देते हैं, डिजर्टिफिकेशन करते हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं। तो ये हो गया कि हम इन सभी डेवलपमेंट की वजह से हम वनरेबल हो रहे हैं डिजास्टर ज़्यादा आने का कारण। दूसरा है डेवलपमेंट प्रोग्राम से डिजास्टर कम हो जाता है, हम उसके कम वनरेबल होते हैं। इसमें मेनली कि हम ऐसे तरीके बनाते हैं सो दैट कि डिजास्टर का इम्पैक्ट कम से कम हो। हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएंगे जो कि अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हो गए, और अगर क्रॉपिंग पैटर्न को हम ऐसा बना देंगे सो दैट कि अगर कभी फैमिन आ जाए, कभी कम बारिश हो, तो उससे भी हमारा क्रॉप जो है वो सरवाइव कर जाए। नेक्स्ट है डिजास्टर एक डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी देता है। ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से कि जब भी कहीं डिजास्टर आता है तो हमें एक ऑप्शन देता है कि रहता है कि वो सभी को हम एसेस करें कि क्या क्या हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से डिजास्टर आया। उसके बाद हम दोबारा से उन सभी एरियाज़ में डेवलपमेंट करेंगे, नई हाउसिंग फैसिलिटी स्टार्ट होती है, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से दोबारा इकोनॉमी वहाँ की बेटर होती है, वहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ उत्तराखंड फ्लड्स 2013 एंड ब्रिंग आउट द मेजर लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस डिजास्टर। इस क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड फ्लड को एक्सप्लेन करना है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था ये बताना है, और उसमें ये भी बताना है कि उस डिजास्टर से हमने क्या क्या लेसन्स लर्न किए सो दैट कि आगे ऐसा डिजास्टर फिर से ना आए, या फिर आए तो हम उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें, कम से कम कर सकें। उत्तराखंड फ्लड जो था वो 2013 में जून के महीने में आया था। इसका रीज़न ये था कि उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा रेनफॉल हो गया था, और इसके वजह से लैंडस्लाइड हो गए थे। और ये वो ऐसा टाइम था जिसमें तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा थे, तो इसका इम्पैक्ट, इसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसमें बहुत सारे जो तीर्थयात्री थे जगह जगह पे फंस गए थे, और इसमें लगभग 1.5 लाख लोग अफेक्ट हुए थे, और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग बताते हैं कि इस टाइम में मिसिंग हो गए थे। और जब इसका इफ़ेक्ट ये भी था कि उस टाइम के काफ़ी बाद तक जो गंगा रिवर है वो जो आगे तक बह के आती है, जैसे बिजनौर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तक भी लोगों के डेड बॉडी मिल रहे थे। अगर इसका से हमें जो मेजर लेसन्स मिले उसकी बात की जाए तो ये था कि हमने अब फ्लड प्लेन जोन एरिया का प्रॉपर मार्किंग करना है, कौन कौन सा लैंडस्लाइड का रिस्क जोन है उसको मैपिंग करना है, और हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट्स ये सब को जो सेंसिटिव जोन्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और काफ़ी दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं लगाए जाए, और जो माउंटेनियस रीजन्स में वो सब में हम लोग ब्लास्ट और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ना किया जाए। और साथ ही साथ जो पिलग्रिमेज को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई सो दैट कि पार्टिकुलर एरिया टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना जाए, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और ये था कि टूरिज़्म रिलेटेड डेवलपमेंट हो वो रिवर बैंक्स के आसपास ना किया। तो ये सारे जो लेसन्स थे वो हमें इस उत्तराखंड फ्लैश फ्लड से मिले थे सीखने। इसके बाद इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इस गेस्ट पेपर का। सेकंड पार्ट के साथ हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।